So hello and welcome back everyone to the third video of Indian Union Budget, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है. इंडियन यूनियन बजट फॉर CSEET स्टूडेंट्स. और बताओ पढ़ाई कैसे चल रहा है सबका? पढ़ाई सब ठीक से चल रहा है ना यार? बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मुझको बोल रहे कि भैया पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है, एकदम पढ़ाई में एकदम मन नहीं लग रहा है. लॉकडाउन की वजह से पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा है. बहुत आलसी हो चुके हैं हम लोग, बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं. भैया एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए ना भैया. दुखी मत हो, सुनो मैं फिर भी एक स्टडी प्लान लेकर आने वाला हूँ आज या कल. ठीक है, आज या कल के अंदर मैं एक स्टडी प्लान लेकर आने वाला हूँ जो कि समय का पूर्ण उपयोग करने को आपको सिखा देगा, कैसे आपको समय का पूर्ण उपयोग करना चाहिए. ठीक है, तो उसके साथ मैं स्टडी प्लान लेकर आ जाऊंगा. और मोटिवेशन क्या है भाई, इतना समझ लो कि यार तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी. तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी. हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी. समझ में आ रहा है? तो बस मेहनत करते रहो भाई. ये CS कोर्स है, जिंदगी बदल देता है सब लोगों का. और आप अकेले का जिंदगी नहीं, आपके साथ पुरखों का जिंदगी है वो बदल देगी ये CS. तो भाई बनना क्या है? CS बनना है. कब बनना है? जल्द से जल्द बनना है. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि ओवरव्यू ऑफ इंडियन यूनियन बजट हो चुका है. की टर्मिनोलॉजीज भी खत्म कर चुके हैं. और उसके बाद कंटिजेंसी फंड, ये सब तो याद ही है. कंसोलिडेटेड फंड, उसके बाद कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. लेफ्ट पॉकेट, राइट पॉकेट एंड बैक पॉकेट. बैक पॉकेट कौन सा है? कंटिजेंसी फंड, क्योंकि उससे बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, अनफोर्चुनेट सिचुएशन में हम लोग को फंड निकालना पड़ता है. ये तीन क्या चीज है? गवर्नमेंट का जो तिजोरी होता है ना, खजाना, वो खजाना कौन सा है? एक है कंसोलिडेटेड फंड, एक है कंटिजेंसी फंड, एक है पब्लिक फंड. ये तीनों अकाउंट से गवर्नमेंट खर्चा करती है कि नहीं? तो उसके बाद अपने देखा रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स किसको कहते हैं, कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, है कि नहीं? और हमने ये भी देखा कि डिमांड फॉर ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन बिल में डिफरेंस क्या है एक्चुअली. और उसके बाद लास्ट हमने यहाँ पर देखा था कि अपना जो अमित भाई है, अमित भाई जाके नरेंद्र मोदी से डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये जो बजट है, बजट ऐसा ऐसा हम लोग प्रिपेयर किया, देख लो एक बार भैया, ये डिस्कस करने. और बजट में क्या क्या लिखा होगा? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल, फिनेंस बिल, macroeconomics, medium term fiscal policy and strategy statement, expenditure profile, expenditure budget and receipt budget, है कि नहीं? उसके बाद आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना वो है रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट. रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट. नाम सुना सुना लग रहा है थोड़ा, देखो अच्छे से. रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट. नीचे क्या है? रेवेन्यू बजट, और इसके नीचे क्या है? कैपिटल बजट. तो अपने को शायद ये सब पढ़ चुके हम लोग. देखो रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो है, और कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो है, इसी को कहते हैं हम लोग बजट. ठीक है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, इसी को हम लोग रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट कहते हैं. ठीक है, तो ये पढ़ना अपने को टफ नहीं लगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये खत्म करके रखा है. तो बस ओवर जाना है, ऊपर से जाना है. देखो, the revenue budget records all the revenue receipt and expenditure. All the revenue receipt and expenditure. If the revenue expense is more than of receipt, it indicates that there is a revenue deficit. अगर revenue expenditure जो है, अगर revenue expenditure जो है वो receipt से ज्यादा हो जाए. ठीक है, रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है, रेवेन्यू के बजट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि रेवेन्यू बजट के अंदर आता है रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और अभी सुनो, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाए, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने रिसीट से ज्यादा हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा? अपने को ये पता चल जाए कि हाँ भैया यहाँ पे डेफिसिट हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, मतलब रेवेन्यू में रेवेन्यू कम हो चुका है कि नहीं? रेवेन्यू कम हो चुका है, रेवेन्यू घट चुका है, ये अपने को देखने को मिल जाएगा. उसके बाद
Revenue expenditure is for the normal running of government departments and various services, interest payment on debt, subsidies, etc. ये हमने पहले भी देखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में हम लोग सैलरीज देते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं याद रखो, सैलरीज देते थे, इंटरेस्ट देते थे, उसके बाद सब्सिडीज, देखो यहाँ पर देखो सैलरीज देते थे, सब्सिडीज देते थे, इंटरेस्ट देते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही का है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रिसीट कहां से, एक तो एक्सपेंडिचर हो चुका अपना, और रिसीट में क्या आता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ टैक्स रेवेन्यूज आर मेड अप ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस, एक्साइज, कस्टम्स एंड अदर ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट लीवाइज। ठीक है, तो टैक्सेस में से क्या क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, ठीक है, तो ये सब आ जाता है अपना टैक्सेस के अंदर। तो रेवेन्यू बजट के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। इजी है भाई मेरे, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है, कैपिटल बजट। कैपिटल बजट भी सेम ही है। तो कैपिटल बजट में भी दो चीज आता है, क्या क्या आता है बताओ फटाफट। कैपिटल रिसीट एंड बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी आओ, द कैपिटल बजट part of the union budget has account for capital payment and receipt। ठीक है, कैपिटल रिसीव करेगा या फिर एक्सपेंडिचर करेगा, पेमेंट मतलब क्या, एक्सपेंडिचर राइट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट इंक्लूड्स, रिसीट में क्या क्या आता है, कैपिटल बजट में क्या क्या आता है, लोन फ्रॉम द पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, आरबीआई से अगर लोन लेना है, ठीक है, वो कैपिटल कहां पे आता है, कैपिटल रिसीट में आता है। देखो कैपिटल रिसीट में आता है, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, लोन ले रहे हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर से या फिर हम लोग आरबीआई से लोन रहे, यहाँ पर भी है देखो कैपिटल रिसीट में अपने को यहाँ पे हमने एसेट को बेचना सीखा था यहाँ पे। ठीक है, ये भी अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो कैपिटल रिसीट आर लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक व्हिच आर कॉल्ड मार्केट लोन्स, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर पार्टीज थ्रू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स। देखो borrowing by the government from the Reserve Bank of India and other parties through sale of treasury bills। treasury bills ये क्या है, गवर्नमेंट का तो एसेट्स ही है। ये क्या करते हैं वो लोग, शेयर सेल करते हैं। लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन बॉडीज से भी लोन लेते हैं एंड गवर्नमेंट्स एंड रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड अदर पार्टीज। ये अपने को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको सीखने को क्या मिला है, जो हम लोग यहाँ पर वहां पे नहीं सीख पाए, यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने को सीखने को क्या मिला है। देखो कैपिटल बजट जब आएगा ना टॉपिक, तो यहाँ पे ना ये कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो है ना, ये पूरा लिख डालना है। ठीक है, लिखना मतलब क्या, आपका तो एमसीक्यू है, तो समझ डालना है कि यार ये जो कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है ये आता है अपने कैपिटल बजट में। तो यहाँ पर अपने को एसेट्स के बारे में हमने को समझा कि रिसिप्ट में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एसेट, जब हम लोग कोई भी गवर्नमेंट, समझो गवर्नमेंट कोई भी अपना एसेट बेच के लिक्विडेट करता है, लिक्विडेट इन सेंस कि एसेट बेच के पैसा लेता है। ठीक है, उसको जो पैसा आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है बताओ, एक्सपेंडिचर्स क्या है। एक्सपेंडिचर्स है जैसे कि एक्सपेंडिचर में जैसे गवर्नमेंट लोन देते हैं, एक्सपेंडिचर में जैसे गवर्नमेंट लोन देते हैं। देखो गवर्नमेंट गिव समवन अ लोन फ्रॉम विच इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कहां पे आता है, ऑन द अदर हैंड दैट एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर कैपिटल अकाउंट। तो गवर्नमेंट जो लोन देते हैं ना, गवर्नमेंट गिव्स समवन ए लोन, तो लोन देता है मतलब पैसा जा रहा है ना, तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। ये अपने को देखने को मिला। अभी जो फिलहाल हमको और एक्स्ट्रा जानने को मिला है ना कैपिटल बजट से, यहाँ पे कि कैपिटल बजट में जो रिसीट कॉलम है ना, वहां पे बोरोइंग्स भी आता है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन ले लिया, ठीक है, लोन्स मतलब आरबीआई से लोन लिया या फिर पब्लिक सेक्टर से अगर हम लोन ले रहे हैं, वो भी अपना रिसीट कॉलम में आता है। ठीक है, और लोन दे रहे हैं वो अपना एक्सपेंडिचर कॉलम में जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कॉलम में जाता है। अगर लोन दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कॉलम में, अगर लोन ले रहे हैं तो रिसीट कॉलम में। देखो एंड रिसीट ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल रिसीट इंक्लूड्स लोन फ्रॉम द पब्लिक, लोन्स फ्रॉम आरबीआई। समझ में आ रहा है। और उसके बाद ऐसा भी है ना कि देखो और रिसीव कैसे कर सकते हैं हम लोग, ट्रेजरी बिल सेल करके। ट्रेजरी बिल्स जो है वो हम लोग सेल करते हैं ना, सेल करते हैं। ट्रेजरी बिल्स के अपने को आपको ना इकोनॉमिक्स मतलब जब आप सेबी पढ़ोगे समझ में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि अपना सिक्योरिटी लॉस है, सिक्योरिटी लॉस है, वो हम लोग पढ़ने वाला है।
एग्जीक्यूटिव में जब आप लोग सेबी पढ़ने वाले हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगी ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। ट्रेजरी बिल्स इज वन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सिक्योरिटीज होता है वो गवर्नमेंट का, तो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बेचते हैं एंड वी बाई इट। और ट्रेजरी बिल्स क्या है ना, एक्चुअली शेयर्स के जैसे रहते हैं वो, समझ में आया, लेकिन शेयर्स से डिफरेंट है, वो सिक्योर रहते हैं ना ट्रेजरी बिल्स, वो तो सिक्योर रहते हैं, एक नंबर सिक्योर है ट्रेजरी बिल्स। और इसका जो ट्रेजरी बिल्स का जो अपना इनकम होता है ना, उसका जो इनकम होता है वो भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है अपने को, समझ में आ रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है अपने को, समझ में आ रहा है। तो ट्रेजरी बिल वो है, ये गवर्नमेंट का, जैसे हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं उसी तरह गवर्नमेंट जो है ना वो लोग ट्रेजरी बिल्स जो है वो सेल करते हैं अपने को, समझ में आ रहा है। आ जाओ, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन बॉडीज एंड गवर्नमेंट, तो फॉरेन बॉडीज से लोन लेना, ओके, एंड गवर्नमेंट, रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट and union territory and other parties। रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट मतलब देखो, जो कि स्टेट को या फिर यूनियन टेरिटरी को, ओके, स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को गवर्नमेंट जब सेंट्रल जब लोन देते हैं तो उसको वो तो लोन लेना भी पड़ेगा ना बैक, स्टेट को वो लोन जो है वो चुकाना भी तो पड़ेगा, तो वो जो लोन आ जाता है ना वो सब आता है कैपिटल रिसिट के अंदर आ जाता है। तो यही है अपना रिसिट बजट एंड रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट का पूरा स्टोरी, समझ में आ रहा है। तो मर्ज कर देना, जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप नोट्स लिख रहे हो, पकड़ लो आपने नोट्स लिखा तो रेवेन्यू बजट लिखोगे आप, यहां से यहां लिखोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहां से ना रेवेन्यू रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ये भी लिख डालना, ठीक है। और नोट्स अगर आपने पहले से लिख डालना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप साइड बाय साइड लिख सकते हो, दूसरे पेज में लिखो अच्छे से, लेकिन इतना याद रखना है कि रेवेन्यू बजट के अंदर आता है अपना रेवेन्यू रिसिट एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल बजट के अंदर आता है कैपिटल रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है। अभी आओ एक्सपेंडिचर बजट। एक्सपेंडिचर में अपने तो यार भी यहाँ पे रिसिट पढ़ चुके हैं, कैपिटल बजट यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर बजट में क्या आता है, द एक्सपेंडिचर बजट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर होगा ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। इट शोज दैट द कैपिटल रेवेन्यू, देखो कैपिटल रेवेन्यू डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड presents it's under plan and non-plan। Expenditure budget provides analysis of various types of expenditure, demand for grants of the central government is also part of the expenditure budget। तो यहाँ पे expenditure budget का ना देखो एक चीज, यहाँ पे जो expenditure budget वो लोग बोले हैं ना, ये दोनों यहाँ का मेंशन कर दिया, तो इन्होंने रेवेन्यू बजट का एक्सपेंडिचर और कैपिटल बजट का एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ लगा के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का उन्होंने कोलाइड करके यहाँ पे एक साथ लगा के उन्होंने लिख डाला है कि देखो ये जो एक्सपेंडिचर बजट होता है ना वो यहाँ पे लिखा है, आ जाओ, देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। कैपिटल और बजट क्या चीज है, सबसे पहले ये समझो, बजट मतलब है कितना मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, उसका पहले से बजट बनाना है कि नहीं। तो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट और डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड अंडर प्लान एंड नॉन प्लान। देखो एक चीज, कैपिटल बजट भी आता है यहाँ पे और रेवेन्यू बजट भी आता है। और सुनो, डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज मतलब क्या, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग देखो डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज मतलब समझो एक चीज, अच्छे से समझो ये चीज, जब आप पढ़ रहे हो ना, पहले जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ना उसके साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट्स पे अपने को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता था, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या करना पड़ता था, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ग्रांट्स टू स्टेट, देखा, ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट टुगेदर विथ लोन्स एंड एडवांसेस। तो यार स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को अपनों को क्या देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, वरना वो सब कैसे चलेंगे, स्टेट्स कैसे चलेंगे। जो सेंट्रल है वो हर साल क्या करते हैं, पैसे अलॉट करते हैं एवरी स्टेट्स को, उसके स्टेट्स के देखभाल करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए उन स्टेट्स को, समझ में आ रहा है ना। तो वही है डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है, कितना कैसे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो बजट है वो पहले से आपको प्लान करके रखना होता है। तो
ये जो सब चीज है ना, यहाँ पे दो कॉलम होता है, एक कॉलम होता है प्लान कॉलम, एक होता है नॉन प्लान कॉलम। तो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ये प्लान एंड नॉन प्लान कॉलम जो है ये कहाँ पे दिखने को मिलता है। आपको लिखना है एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है, आपको एक्सपेंडिचर बजट में टिक करना है प्लान एंड नॉन प्लान, देख रहे हो ना, अंडर प्लान एंड नॉन प्लान। जो कि प्लान्ड है, कुछ चीज जो कि प्लान्ड है, कुछ चीज जो नॉन प्लान है, लेकिन हम लोग सोच रहे एस्टिमेट कर रहे कि इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान्ड है कि हाँ इतना ही खर्चा होगा, और कुछ चीजें अनप्लान्ड है, लेकिन हाँ हम लग रहा है कि इतना खर्चा हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक्सपेंडिचर बजट प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर बजट जो है ना वो अपने को बोलता है कि बहुत तरीके से हम लोग किन किन तरीके से अपना एक्सपेंडिचर हो सकता है, पूरे साल में बहुत सारे तरीके से एक्सपेंडिचर हो सकता है, वही लिखा है इसमें। उसके बाद आ जाओ, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर बजट। हाँ, डिमांड फॉर ग्रांट्स, हाँ जी, डिमांड फॉर ग्रांट्स ये भी अपना एक्सपेंडिचर बजट के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? डिमांड फॉर ग्रांट्स कौन सा है सर? डिमांड फॉर ग्रांट्स भाई ये देखो, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखा तो सेकंड वीडियो खत्म करने के बाद ही इसमें आना है भाई मेरे, मैं पहले से बता रहा हूँ। डिमांड फॉर ग्रांट्स ये है, समझ में आ रहा है? पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया है मैंने डिमांड फॉर ग्रांट्स। अभी देखो अपने को पढ़ना है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट कौन सा है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट कौन सा है। देखो रेवेन्यू बजट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन रिपीट कर रहा है? आईसीएसआई, यही सेम चीज, क्योंकि आपके दिमाग में घुसेर के रख देना है ये चीज। रेवेन्यू रिसीट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। अभी देखो, government receipts which neither creates asset nor reduce any liability are called revenue receipt. Especially or essentially there are current income receipts from the government from all sources. Revenue receipts are further classified into tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue will include receipt from direct tax, ये सब पढ़ चुके हम लोग देखो। और non-tax revenue will include receipt from the government's disbursement process, which are nothing but the proceeds of tax sales in various public sector undertaking. Non-tax revenue will also include dividend income which the government receives as shareholder of the various public sector undertaking. हाँ पता है ना भैया, रेवेन्यू में रिसिट के अंदर क्या क्या आता है? मोस्टली टैक्स के ऊपर हम लोग एम करते हैं कि रिसिट किस प्रकार से आता है। तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब जो कि टैक्स रेवेन्यू है और नॉन टैक्स रेवेन्यू है मोस्टली। तो टैक्स रेवेन्यू कौन सा हो जाता है? टैक्स रेवेन्यू में भैया अपने को देखने को मिल जाएगा कि टैक्स जो हम लोग रिसीव करते हैं, कुछ भी चीज में अपने को टैक्स देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट में जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि गवर्नमेंट, सुनो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। गवर्नमेंट क्या करता है ना कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है, पकड़ लो गवर्नमेंट का शेयर है रिलायंस के कंपनी में। तो रिलायंस के कंपनी में जो गवर्नमेंट का शेयर्स है ना, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिलता होगा गवर्नमेंट को भारी अमाउंट में, है कि नहीं? डिविडेंड मिलता होगा। अगर आपका अकाउंट्स क्लियर है ना, अगर आपका अकाउंट्स क्लियर है तो आपको ये सब समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो डिविडेंड मिलता है कि नहीं? डिविडेंड मिलता है, किसको मिलता है? हाँ जी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है कि नहीं? तो डिविडेंड क्या चीज है सर? ये आउट ऑफ द प्रॉफिट दिया जाता है कि नहीं? अगर आपका अकाउंट्स क्लियर है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एज द नेम सजेस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रहा है अभी इधर। It denotes short-term cost-related assets that are not capitalized. To put in simply, there are maintenance. The difference between revenue receipt and revenue expenditure is also a revenue deficit. तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से लेके ना भैया यहाँ तक रीड करना है पूरा, ठीक है? आपको सब पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बस रीड करना है, बस रिपीट हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा, बिंदास होके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। हर बंदे का कमेंट मैं रिप्लाई करता हूँ, है कि नहीं? अगर आपका क्वेरीज है तो आ जाओ। कैपिटल बजट देखते हैं। कैपिटल बजट भी सेम ही है। कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बात होता है। कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बात होता है। देखो कैपिटल क्या क्या आता है? लोन रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, ये रिसीट्स है। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स एंड रिकवरीज ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है भाई मेरे, वो रीड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? रीड करना है। कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है कि नहीं? बहुत वास्ट अपना सिलेबस है भैया, अपने को सब कुछ कवर करना है, तो रिपीट नहीं करेंगे हम लोग।
ये आपको रीड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिस्कल डिफिसिट जो है वो अपने को अच्छे से पढ़ना है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, समझो एक चीज। जब जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है और जितना वो इनकम कर रहा है, ठीक है, जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है और जितना वो इनकम कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस निकल के आता है ना, मतलब समझो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जितना पोर्शन का उसका एक्सपेंडिचर पकड़ लो, उन्होंने 10 करोड़ का किया फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर 10 करोड़, इनकम कितना है 2 करोड़, 2 करोड़ उनका इनकम है, 2 करोड़ उनका इनकम है, तो कितना निकल रहा है बताओ, 8 करोड़। 8 करोड़ क्या निकल रहा है, डेफिसिट निकल रहा है। इसको कहते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। 2 करोड़ क्या है, इनकम है, और 10 करोड़ क्या है, अपना एक्सपेंडिचर है या फिर स्पेंडिंग है, कुछ भी बोल लो, समझ में आ रहा है। ये 8 करोड़ जो है ये फिस्कल डेफिसिट अपना। अभी फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे देखने वाले हैं इसका सब कुछ। A fiscal deficit is a shortfall of government's income compared to its spending. The government has a fiscal deficit spending beyond its means. मतलब जब गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग, मतलब जितना अपना मतलब क्षमता है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ रहा है, जितना क्षमता है उससे भी ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। उसके बाद देखो, फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिस्कल डेफिसिट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, अच्छे से देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और सिंपली एज टोटल डॉलर स्पेंट इन एक्सेस ऑफ इनकम। जितना डॉलर अपने स्पेंड किया, दो तरीके हैं, एक तो जीडीपी कैलकुलेट करो पता चल जाएगा, या फिर जितना डॉलर्स हमने स्पेंड किया, ठीक है, इन डॉलर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जितना डॉलर्स हमने स्पेंड किया इन एक्सेस ऑफ इनकम, तो वही है ना इन एक्सेस ऑफ इनकम। ये 10 करोड़ का अपना एक्सपेंडिचर है और इनकम 2 करोड़ है, इन एक्सेस कितना हमने स्पेंड किया 8 करोड़, तो यही अपना फिस्कल डिफिसिट। समझ में आ रहा है। In either cases, the income figure includes only taxes and other revenues and excess and excludes money borrowed to make up the shortfall. देखो, in either cases, the income figure includes only taxes. Income में ना हम लोग क्या क्या include कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, other revenues कर रहे हैं, ठीक है, and excludes, वहाँ पे loans and borrowings नहीं, इनकम में आपका loans नहीं आता। समझ में आ रहा है ना। गवर्नमेंट अगर लोन ले रहा है, अपना इनकम दिखा रहा है कि ये लोन जो है ये इनकम है, वो इनकम में नहीं आता लोन, वो बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूड्स मनी बोरोड टू मेक अप द शॉर्टफॉल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर आपने किसी भी टाइप का लोन लिया, बोरो किया है, गवर्नमेंट ने अपना शॉर्टफॉल छुपाने के लिए, 8 करोड़ छुपाने के लिए अगर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का लोन लेकर रखा है 8 करोड़ का, तो जो 8 करोड़ का लोन है ना, वो इनकम में नहीं दिखाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। In other words, fiscal deficit is the difference between the total income of the government and its total expenditure. बहुत ही easy है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है भाई मेरे। यहाँ देखो, the element of the fiscal deficit are the revenue deficit, which is the difference between the government's current or revenue expenditure and total current receipt that excludes borrowing. सेम ही चीज है भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स करंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चुका है, एंड टोटल करंट रिसीट, जितना करंट रिसीट किया है, जितना देखो जितना करंट रिसीट किया है और जितना करंट, देखो जितना करंट एक्सपेंडिचर किया है और जितना करंट रिसीट किया है, उसका डिफरेंस निकालो, वही हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, है कि नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी आओ, in order to have a proper understanding of fiscal deficit, it is essential to have a fair idea of government's total income receipt. रिसीट में क्या क्या आता है, कॉर्पोरेशन, तो देखो रिसीट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज पढ़ चुके हम लोग। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज रिसीव फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो अपना फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि रेवेन्यू रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसीट है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से देखो, फिस्कल डिफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है, खर्चे के साथ आप इनकम को माइनस करो,
माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम में क्या क्या आता है देखो, रेवेन्यू जो रिसीव कर रहा है, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ना किसी प्रकार का अगर गवर्नमेंट ने लोन लेकर रखा है ना, जो कि उसका डेफिसिट को छुपाने के लिए, जितना डेफिसिट हुआ है, जितना डेफिसिट मतलब 8 करोड़ का डेफिसिट हुआ है, ये छुपाने के लिए अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का लोन लिया है ना, तो वो नहीं आएगा इनकम के अंदर, वो इस इनकम के अंदर नहीं आने वाला। वो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे आराम से, है कि नहीं। देखो पढ़ चुके हैं, देखो मनी बोरो टू मेक अप द शॉर्टफॉल, वो बेटा इनकम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देके रखा है, पकड़ लो। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट exceeds total revenue and non-revenue received in the financial year, then the gap is the fiscal deficit। हाँ भाई पता है, एक चीज बार बार रिपीट करें यहाँ पे। The fiscal deficit is usually mentioned as a percentage of GDP. For example, if a gap between the center's expenditure and total income is rupees 5 lakh, अगर 5 लाख का अगर गैप आया, मतलब 5 लाख का क्या आया, डिफिसिट हुआ, and the country's GDP is 200 lakh crore, the fiscal deficit is 2.5 of the GDP। ठीक है, the fiscal deficit is 2.5 of the GDP। ओके, तो यहाँ पे जो आया है अपना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सर ये क्या है, ये परसेंटेज 2.5% कैसे निकला है। देखो अच्छे से देखो, द फिस्कल डिफिसिट इज यूजुअली मेंशन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो फिस्कल डिफिसिट जो है ना, पकड़ लो 5 लाख का डिफिसिट हुआ है, 5 लाख का क्या हुआ है, ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया। ठीक है, फिस्कल डिफिसिट पूरा कैलकुलेशन निकाला हमने, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ अपने इनकम को, टोटल इनकम को हमने माइनस कर दिया, और उसके बाद डिफिसिट कितना निकला है, 5 लाख। लेकिन इसको ना अपने को क्या करना है ना, इसको जो है ना अपने को परसेंटेज में शो करना है। कैसे शो करना है, परसेंटेज में शो करना है। तो अपने को जीडीपी पता है, जीडीपी कितना है, 200 लाख करोड़ है, और डिफिसिट कितना हुआ है, 5 लाख करोड़ है। ठीक है, तो फिस्कल डिफिसिट हम लोग परसेंटेज में कैसे शो करेंगे, कैलकुलेटर लो, 5 ऊपर लिखो, डिवाइड बाय 200%, सीधा बात है। ठीक है, 5 है, 200 लाख है, ऊपर लिखो 5, उसके बाद कैलकुलेटर से, ठीक है, ऊपर लिखो 5 डिवाइड बाई 200, डिवाइड बाई 200, और उसके बाद परसेंटेज का जो बटन है उसको प्रेस करो, देखो कितना निकलता है, 2.5%। समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग जीडीपी का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्लियर भाई मेरे। अभी देखो, it is so to be noted that fiscal deficit could be financed by borrowing from Reserve Bank of India, which also known as deficit financing और money creation market borrowing। हाँ जी, ये जो डिफिसिट होता है ना 5 लाख का, ये हम लोग गवर्नमेंट जो है कैसे भरपाई करता है इस डिफिसिट का, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोग लोन लेते हैं, लोन लेके ये भरपाई करते हैं। अभी एक चीज फिर से मैं रिपीट करूंगा, सुनो, ये जो लोन ले रहे हैं ना, इसको हम लोग इनकम के स्टेटमेंट में नहीं दिखाने वाले हैं। यहाँ पे इनकम नहीं दिखाने वाले हम लोग, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इनकम पे नहीं दिखाने वाले कि लोन लिया है। लोन थोड़ी ना इनकम होता है, वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग डिफिसिट अगर 5 लाख का अगर कमी हो रहा है ना, तो हम भर सकते हैं कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के बाद। समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। बस मतलब समझो और खुश रहो। ठीक है, मेमोराइज कुछ नहीं करना है, बस अपने को समझना है पूरा कंसेप्ट। अरे यार खत्म हो चुका है, मोदी जी भी बोल रहे हैं खत्म हो चुका है। भाई मेरे इतना तक की था आपका लेक्चर इस चैप्टर का, तो ये लेक्चर इतना ही रहेगा। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट है ना, तो आप आराम से पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। आप आराम से मुझको कमेंट करो, कमेंट करके पूछ लो कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो, किसी भी चीज का रिलेटेड टू CA-CET। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के बाद बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर चैप्टर 2 जो आपने स्किप किया है उसका कुछ रीजन है कि नहीं। कुछ रीजन नहीं है, ये चैप्टर छोटा था, चैप्टर फटाफट हो चुका है। तो अगर एक एक चैप्टर करके होता जाएगा ना, तो बर्डन कम हो जाएगा। तो पहला जो चैप्टर था वो बहुत ब्रॉड था, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग गया, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर भी थोड़ा बहुत ब्रॉड है, अगर उसको लेकर बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि बाकी चैप्टर जो वो खत्म करने में टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने पहले ये छोटा चैप्टर खत्म करके रखा है, तो उसके बाद लेट्स सी व्हिच चैप्टर आई एम गोइंग टू। बट इकोनॉमिक्स जो है पूरा खत्म करना है, क्योंकि मुझको जितना इंफॉर्मेशन मिल चुका है मेरे पास, सारे बच्चे बोल रहे कि इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो है
भाई मेरे पूरा मेरा जिम्मेदारी है, आप टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन और लीगल एप्टीट्यूड तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, ठीक है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी के साथ, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो CS एग्जाम स्पॉट को इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, वहां पे रेगुलर अपडेट्स आ जाता है अगर मैंने कोई भी किसी प्रकार का वीडियो छोड़ा है तो। और टेलीग्राम में तो पहले ही आ जाता है कि कल कौन सा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप उस प्रकार से अपना स्टडी स्केड्यूल जो है वो आप प्लान कर सकते हो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।